साथियों नमस्कार। साथियों, सामाजिक न्याय के न्यायनामा मंडल नामा में आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 340 की, जिस आर्टिकल की वजह से हमारे ओबीसी समुदाय के हजारों लाखों करोड़ों युवाओं की जिंदगियां चेंज हो गई। दोस्तों, मेरा आप सबसे निवेदन है, खास करके ओबीसी समुदाय के लोगों से, कि आप अपने घर में दो किताबों को जरूर अध्ययन कीजिए। पहली किताब है देश का संविधान, यस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस संविधान ने हमें हमारे प्रतिनिधित्व की आवाज उठाई थी। इस संविधान ने हमें हमारा प्रतिनिधित्व दिया आर्टिकल 340, 15(4) और 16(4) के जरिए। दूसरा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट। इसको सभी ओबीसी समुदाय के बच्चे जरूर पढ़ें, सभी ओबीसी समुदाय के लोग इसको जरूर पढ़ें। क्योंकि इस मंडल कमीशन ने हमें ताकत दी कि सरकार की आंख में आंख डाल के अपने प्रतिनिधित्व की मांग करना। तो साथियों, आज बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 340 की, और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। साथियों, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने पहले से ही सोच के रखा था कि भाई जो भी SC ST या जो एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको उनका उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो आर्टिकल 341 में दलित समुदाय के लिए पहले ही रिजर्वेशन दे दिया गया है। आर्टिकल 342 में भी पहले रिजर्वेशन दे दिया गया है। ये जो हमारा आर्टिकल 340 है, आज हम जिसको आर्टिकल 340 बोलते हैं दोस्तों, ये पहले आर्टिकल 301 था और उससे पहले इसको आर्टिकल 230 बोला जाता था। तो जब ये 230 और फिर 301 आर्टिकल जो था, उस 301 आर्टिकल का जब ये ड्राफ्टिंग कमेटी में गया तो ड्राफ्टिंग कमेटी में बाबा साहब ने इसको फाइनल किया। हालांकि जो इसके शिल्पकार थे वो BN राव साहब थे। BN राव साहब ने इसको 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चल रही थी उसी समय लिख दिया था, बट इसको जो फाइनल जो ड्राफ्टिंग हुई थी वो बाबा साहब ने किया था। तो उस समय दोस्तों ये नियम था कि कोई भी जब हम लोग आर्टिकल लिखते थे तो उसको 3 लोगों से वेरीफाई कराना होता था। वो 3 लोग कौन थे? सबसे पहले थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो चेयरमैन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू और पटेल। इन तीनों लोगों से फाइनलाइजेशन लिया जाता था किसी भी आर्टिकल को फाइनल करने के लिए। तो दोस्तों, जो 340 आर्टिकल है वो हमें ओबीसी समुदाय के लिए ये नहीं बोलता है कि रिजर्वेशन देना है। आर्टिकल 340 बोलता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लास। तो आर्टिकल 340 का जो पहला क्लॉज है वो बोलता है कि राष्ट्रपति एक ऐसा कमीशन बनाएगा जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लास हैं, लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करेगा। अब उस क्लास को आइडेंटिफाई करने के अलग अलग पैरामीटर थे मित्रों। जैसे एक पैरामीटर, जो पहला पैरामीटर था वो पहला पैरामीटर ही कास्ट था। उसमें यादव हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, तेली है, तमोली है, कमेरा है, किसान नहीं सॉरी, जो भी उसमें कास्ट थी वो थी। तो पहला जो पैरामीटर था वो एक कास्ट थी। दूसरा जो पैरामीटर था वो था कि कितने पढ़े लिखे हैं, 10वीं में कितने लोगों ने 10वीं करी हुई है। एक पैरामीटर ये भी था कि कितना वो कमाते हैं, क्या उनकी जीविका है। एक पैरामीटर ये भी था कि बाल विवाह उस क्लास में कितने लोगों का हो जाता है। तो साथियों, मेरे ख्याल से ये 9 या 10 पैरामीटर थे जिसके बेस पे जो है कमीशन को डिसाइड करना था कि कौन सी क्लास के लोग जो है बैकवर्ड में आते हैं, मतलब एजुकेशनली सोशली जो बैकवर्ड है वो कौन सी क्लास के लोग आते हैं। और ये क्लास दोस्तों सिर्फ हिंदुओं में नहीं थी, ये क्लास मुस्लिम में भी, ईसाइयों में भी, सिखों में भी, और सब में ये क्लास एक डिसाइड किया गया था। हालांकि जो सिर्फ यही डिफरेंस है कि आज हम लोग जो है क्रीमी लेयर का हमें शिकार होना पड़ता है, जबकि वो रूल जो है SC और ST के लिए है, क्योंकि जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो एक क्लास को दिया गया था। जबकि और क्लास जो है एजुकेशनली और सोशली, मतलब उसमें ये कहा गया था कि जो आज लोग सोशली बैकवर्ड हैं या सोशली आज अंडर प्रिविलेज हैं लोग, कल को वो लोग जो है सोशली डेवलप भी हो सकते हैं, इंप्रूव भी हो सकते हैं। ये चीज कास्ट के लिए नहीं कही गई है, क्योंकि इसीलिए आर्टिकल 341 और 342 जो है
कास्ट की बात करता है, इसीलिए वहां पे जो है क्रीमी लेयर अप्लाई नहीं करता है। दूसरा साथियों, इसमें पहले क्लॉज में यह भी कहा है कि कमीशन जो है अपनी जो रिपोर्ट देगा उसमें जो जो कमियां हैं, जो जो डिसएडवांटेज हैं, उसको जो क्लास को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन है वो भी उस कमीशन को देना पड़ेगा। दूसरा क्लॉज है आर्टिकल 340 का दोस्तों, कि ये जो कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को दे देगा और उसमें सारा जो है सजेशन भी लिख देगा कि इस क्लास को कैसे इंप्रूव किया जाए। और तीसरा जो क्लॉज है मित्रों वो ये है कि ये राष्ट्रपति इस कमीशन की रिपोर्ट को सीधा जो है सदन के दोनों हाउसेज में रख सकता है। तो साथियों, जब ये 1946 में ये 340 का एक्ट आ गया था, उसके बाद जब फाइनल ड्राफ्टिंग कमेटी बनी तो बाबा साहब ने इसको फाइनलाइज कर दिया था और इवन दोनों हाउस में रख भी दिया गया था। तो 1951 में जब बाबा साहब ने देखा कि आर्टिकल 340 के आने के बाद भी इस आर्टिकल 340 का जो है लाभ ओबीसी समुदाय को नहीं मिल रहा है, तो बाबा साहब ने 27 सितंबर 1951 को लॉ एंड सोशल जस्टिस मिनिस्टर से रिजाइन दे दिया था। तो बाबा साहब को इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम है। जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए क्या किया है, वो इस चीज का आंसर है कि बाबा साहब ने अपने पद को ठोकर मार दिया था। 1951 में इसको जो है रिजाइन दे दिया था लॉ मिनिस्टर के पद से। तो दोस्तों ये था छोटा सा इतिहास। उसके बाद काका कालेकर का राष्ट्रपति ने आर्टिकल 340 का प्रयोग करते हुए काका कालेकर का एक पहला कमीशन बनाया 29 जनवरी 1953 को। साथियों डेट याद रखिए, 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर के अध्यक्षता में 5 लोगों का एक कमीशन बनाया। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को सौंपी वो सौंपी थी लगभग 29 जनवरी के बाद 30 मार्च 1955 में। तो साथियों 2 साल लगा दिए इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए। और इस कमीशन के जो 5 गुंडे थे, मैं उनको गुंडा कहूंगा, जिन्होंने इस कमीशन को इस तरीके से बनाया कि उसको बाद में कूड़े के ढेर में फेंकने दिया। उसमें एक अनूप कुमार थे, एक अनुग्रह सिंह थे, एक उसमें जस्टिस शाह थे, उसमें एक शाह थे, मुझे पूरा उनका नाम याद नहीं आ रहा, बीपी शाह थे, सॉरी यस बीपी शाह थे, और एक उसमें चौरसिया साहब थे। साथियों चौरसिया साहब ने, ये जो ब्राह्मण थे, इन्होंने 67 पेज का एक अपना नोट लगाया था कि मैं इस कमीशन के फेवर में नहीं हूं, मैं इनकी जो रिकमेंडेशन है इसको अपोज करता हूं। और जब काका कालेकर ने ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी तो उसमें भी बोल दिया गया कि सर ये ओबीसी के लिए, ओबीसी के साथ साथ ये जो है पूरे देश के जो ब्राह्मण है उसके लिए ये रिपोर्ट सही नहीं है। तो इन लोगों ने जानबूझकर इस तरीके की कमीशन की रिपोर्ट सौंपी कि उसको जो है एक्टिव रूप से लाया ही नहीं गया। उसके बाद क्या हुआ साथियों, उसके बाद 1978 में मोरारजी देसाई जी की सरकार आई। उन्होंने 4 लोगों का एक कमीशन बनाया बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में। यही है साहब बीपी मंडल, जिन्होंने हम लोगों की जिंदगियों को जो है चेंज किया। इनको शत शत नमन है और इन्हीं की बदौलत में आज इतना ताकतवर और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस हूं कि अपने समुदाय के लोगों को जागृत कर पा रहा हूं। 1978 में फिर जो है बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में एक कमीशन बना। हालांकि उस समय बीपी मंडल की सरकार गिर गई थी। तो साथियों बीपी मंडल का जो कमीशन है उसकी जो पूरी जानकारी है वो मैं आपको अगले जो है वीडियो में दूंगा। तब तक आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मंडलनामा को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग आगे ओबीसी समुदाय को ऐसे ही जागृत कर सकें। तथा आप लोगों से अंत में मेरा एक निवेदन और है कि हमें कमेंट्स में बताएं कि आगे हमें किस आर्टिकल पे आप सुनना चाहते हैं, किस आर्टिकल की आप जानकारी देना चाहते हैं। तो साथियों इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय मंडल, जय पेरियार।